हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है। लगभग एक महीने के अंदर अंदर इसका टीयर 1 होने वाला है। तो लास्ट के 20, 25, 30 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। कुछ कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा और कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे साथ अच्छी हुई वो भी मैं शेयर करूँगा, ताकि आप अपने आखिरी महीने का बेहतरीन इस्तेमाल कर सको और अपने नंबर में मैक्सिमम बूस्ट ला सको। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्री में प्रीवियस ईयर के पेपर्स बनाना चाहते हो टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में, या फिर सेक्शनल टेस्ट भी बनाना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप पे जाके फ्री में बना सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल रहा होगा। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो कॉमन डाउट इस वक्त रहता है सबके माइंड में कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं टेस्ट के अंदर। ठीक है, आप सभी लोग कोई ना कोई मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर कुछ तो दे रहे होंगे, और बहुत से लोगों के साथ अभी ये प्रॉब्लम आएगी कि उनके मार्क्स स्टक हो जाएंगे। जैसे अगर 130 आ रहे हैं ना, तो कॉन्स्टेंटली 130 आएंगे, 130, 135, 129, 128, इसी तरह मार्क्स रिवॉल्व करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है। देखो, सबसे पहले तो मार्क्स पे फोकस आपको करना नहीं चाहिए। फोकस आप करो परसेंटाइल के ऊपर। जो भी आप दोगे उसके अंदर आपको एक परसेंटाइल स्कोर भी बताया जाता है। यानी कि परसेंटाइल कहने का मतलब है अगर 90 परसेंटाइल आपका स्कोर है तो केवल 10% ही बच्चे हैं जो आपसे ऊपर हैं, बाकी 90% लोग आपसे नीचे हैं। तो आपको लगभग 90-95 परसेंटाइल के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए, अपना बेस्ट उसमें ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स के पीछे मत भागो। हो सकता है कोई मॉक है जो हार्ड हो, कोई पेपर हो, कोई शिफ्ट हो जो हार्ड हो, तो हार्ड शिफ्ट में हो सकता है आपके नंबर गिर जाएंगे या नंबर नहीं बढ़ेंगे आसानी से। लेकिन आप ये देखो कि क्या परसेंटाइल बढ़ रही है, परसेंटाइल में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आप फोकस करो। दूसरी चीज़, अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे जो एक कॉमन बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि आपको वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है एकदम प्रिसीजन के साथ। प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मत आइडेंटिफाई करो कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा एक चैप्टर है, पूरे चैप्टर को इंप्रूव करने का भी आपके पास समय नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो कि एग्जैक्ट कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग हो सकता है आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले जो टॉपिक है, यानी ऊपर से जो एंगल दिया जाता था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में वो गलती कर रहे हैं, बार बार इस तरह के क्वेश्चन में वो फंस रहे हैं। तो अगला आपका टारगेट क्या रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले 10-15 क्वेश्चंस बनाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, अपने आप को समझाओ कि एग्जाम में इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, और इस एक टॉपिक को इंप्रूव करो। यानी कि आपको अटैक करना है उन सारे टॉपिक्स को जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक पे अटैक करोगे, पूरे के पूरे चैप्टर पे अटैक नहीं करना। और जब तक कि इस टॉपिक को आप अच्छा नहीं कर लेते तब तक नया टेस्ट मत लगाओ। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, जाहिलों की तरफ हर दिन 2-2, 3-3 टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, वो उनके लिए अच्छा होता है जिनका सारा का सारा टॉपिक कवर हो चुका है और वो 99 परसेंटाइल में चल रहे हैं। ठीक है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 परसेंटाइल 80-70 पे हो तो ये सब करने से नहीं होगा। आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ना कि पूरे चैप्टर्स, और उन टॉपिक्स पे अटैक करो। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, बस पेशेंस रखना होगा। ठीक है, अच्छा, अभी लास्ट के जो एक महीना, आप लगभग 20-25 दिन का समय बचेगा, उसमें आप क्या करो, ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पे होगा। यानी 80% टाइम आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करोगे। 20% समय आप दे सकते हो कुछ नई चीज़ में, क्योंकि देखो आइडियल केस में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए आखिरी मंथ में, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आइडियल केस नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 20% आप समय कुछ नया पढ़ सकते हो। कोई नया करंट अफेयर्स आया आखिरी महीने का, कुछ चीज़ है, कुछ आपसे छूट गया था, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी आपको रिवीजन पे देना है, यानी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को दिमाग में कंसोलिडेट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा समय अभी कोशिश करो कि मेमोराइजेशन वाले पार्ट में, रटने वाले पार्ट में दो। यानी जीके में जो रटना है, करंट अफेयर्स जो रटना होता है, जो फॉर्मूला वगैरह रटने होते हैं, ट्रिक्स वगैरह रटनी होती है, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान ज़्यादा दोगे। ग्रामर के रूल्स वगैरह पे, रटने वटने पे और वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दोगे अभी। ठीक है, स्पून फीडिंग पे मत जाओ। ठीक है, मतलब बहुत सारे अभी बैचेस चलेंगे, अभी बहुत तमाशा चलता है इन सब चीज़ों का कि 30 डे का रिवीजन बैच है। ठीक है, आओ बैच खरीदो हमारा, 30 दिन में हम रिवाइज करवा देंगे। भाई एक बात बताओ, तुम अपने आप को बेस्ट जानते हो या सामने वाले टीचर आपको बेस्ट जानेगा? अगर आपको पता है कि हाँ मेरा ट्रिग्नोमेट्री कवर्ड है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री में रिवीजन की जरूरत नहीं है, और फिर भी इस बैच में ट्रिग्नोमेट्री पे 3 दिन अगर लगाए जा रही है, 2 दिन लगाए जा रहे हैं, तो वाई वेस्ट दोस 2 डेज? क्यों बर्बाद करना चाहते हो अपने 2 दिन, जब ट्रिग्नोमेट्री आपकी कवर्ड ही है? तो हो सकता है इसका टाइम आप कहीं और दे दो। मान लो मिक्सचर एलिगेशन में प्रॉब्लम आती है तो पहले उसको कवर्ड कर जाओ। तो इसीलिए स्पून फीड मत करो, दूसरे से मत पूछो कि मैं क्या रिवाइज करूं क्या नहीं करूं। आपको अपने बारे में खुद से पता है, अपने आप को जानो और अपने हिसाब से अपना खुद का रिवीजन प्लान बनाओ। हम लोग से भी आके बोलते रहते हो कि रिवीजन का प्लान दे दो, डेली टारगेट। अरे एक तो डेली टारगेट्स वाला मतलब बच्चे हो क्या 2 महीने के, कि सामने से ओ ये लो बच्चे, ये तुम्हारा डेली टारगेट मैं तुमको डिसाइड करके देता हूँ। मतलब हद हो गई भाई। सारे लोगों को जिनको डेली टारगेट मिल रहा है, सारे के सारे बनेंगे अगली बार इंस्पेक्टर। खैर छोड़ो ये सब बातें। अच्छा, मॉक टेस्ट को रिवीजन करना है, ये एकदम कॉमन सी बात है।
मॉक टेस्ट लोग लगाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। देखो अगर 20 मॉक टेस्ट ही आपने दिए हैं ना, या चलो 10 ही दिए हैं, लेकिन 10 को प्रॉपर वे में आपने रिवाइज किया है, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बजाय ऐसे बच्चे के जिसने 50 मॉक टेस्ट तो दे दिए लेकिन रिविजन किसी का नहीं किया। रिविजन से मेरा मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके गलत हुए उनको आपको देखना है, समझना है, दिमाग में बैठाना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बने ही नहीं, ठीक है, जिसमें आपको ब्लैंक रह गया, आप बना ही नहीं पाए, उनको आपको देखना है, समझना है, रिवाइज करना है। और आखिरी में ऐसे क्वेश्चंस पे जाना है जिनमें आपने टाइम ज़्यादा लिया था, ठीक है, उसमें कोशिश करना है कि अगले बार मैं इसको टाइम कैसे रिड्यूस करूँ। तो इस तरह से अगर आपने 10 टेस्ट भी लगाए हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिवाइज किया है तो एग्जाम में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू 50 मॉक टेस्ट लगा लेना लेकिन उनको रिवाइज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, दूसरे एसएससी एग्जाम्स के ऊपर ध्यान देना, ये मैंने अपने टाइम पे किया था और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। उस टाइम पे आई थिंक जीडी वगैरह का या कोई तो एग्जाम चल रहा था जिसके अंदर वोकैब वाले बहुत सारे सवाल थे जो मेरे शिफ्ट के अंदर मुझे फ़ायदा किया था, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट मारे थे एकदम सेम टू सेम, वोकैब में ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरे सेक्शंस में भी होता है। तो एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी रिपीट करे तो उसका टाइप रिपीट कर सकता है। हो सकता है एसएससी कुछ नए टाइप के एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, जैसे स्टेटमेंट वाला जो सवाल था वो आया था पिछले बार मेंस के समय में, तो स्टेटमेंट वाला सवाल हो सकता है, कुछ भी नए तरह का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो किस तरह का अभी ट्रेंड चल रहा है एसएससी में वो आपको अभी रिसेंट के एग्जाम्स में पता चल सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है तो एमटीएस वाले आप थोड़े से पेपर्स फ्लिप करके देख लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। और वैसे भी जब एमटीएस का एग्जाम कंक्लूड होगा तब तक उसके पेपर्स भी लोग अपलोड कर ही देते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लो दूसरे एग्जाम्स में क्या पैटर्न चल रहा है, वोकैब में क्या क्या पूछा जा रहा है और वोकैब के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो दूसरे एग्जाम से आप फायदा ज़रूर उठाना, ठीक है, एसएससी वाले। लेकिन अपने स्लीप साइकिल को एडजस्ट कर लो, ठीक है। लास्ट के 1 मंथ में अपना कोशिश करो कि हाँ टाइम से सो के टाइम से उठ जाओ। देखो ऐसे तो होता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह 12 बजे उठेंगे और 12 बजे से अपनी पढ़ाई करेंगे, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो करना है कर सकते हो। लेकिन आखिरी दिन में क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों का जो एग्जाम है वो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में या 12 बजे से पहले रहेगा, तो अगर आपको उठने की आदत नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, दिमाग उस समय एक्टिव नहीं रहता। हालांकि एग्जाम के डे पे आप एक्टिव एनीवे हो ही जाओगे, लेकिन और भी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी चीज़ों में मत फंसो। स्लीप साइकिल को कोशिश करना एडजस्ट कर लेने का, ये मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। काम रहो शांत रहो, ठीक है। मेरे साथ बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स पे फोकस करने लगा था और इससे मुझे लॉस हुआ ओवरऑल। मुझे जो पोस्ट मिली उससे बेटर पोस्ट मिल सकती थी अगर मैं लास्ट के समय में अपने आप को शांत रखता, स्पेशली मेंस के टाइम में। क्योंकि हुआ क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था कि कौन सा पोस्ट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन से लोकेशन में मिलेगा। देखो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है, हमारा कर्म है, ठीक है, हमारा काम हमारे हाथ में है जो कि हम एक्शन ले सकते हैं। तो अपना बेस्ट एक्शन लो, जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है उसमें कर्म करो और उसी में आपका अधिकार है, यही मान के चलो ताकि दिमाग शांत रहेगा। उसके फल में आपका कोई अधिकार नहीं है, तो इसको बिल्कुल मत मानो, ठीक है। कर्म के फल में अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग अपने कर्म में लगाओ कि काम करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग फल में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि मुझे तो 4600 ग्रेड पे नहीं मिलेगी या मुझे तो अपनी होम स्टेट नहीं मिलेगी, जिसका जो भी है कि मेरा उतना कैपेसिटी नहीं, या मेरे मैथ्स में नंबर नहीं बनते, या मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं बनते, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, ये सब सोच के वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं आखिरी के। देखो आखिरी के समय में 2 तरह के लोग होंगे, एक तो ऐसे होंगे जो 6, 7, 8 महीने से अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन आखिरी के महीने में खराब कर जाएंगे और अपने रैंक गिरा देंगे, अपना एग्जाम को हो सकता है क्रैक भी नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो उतने 6-7 महीने से उतने अच्छे से नहीं भी पढ़े होंगे, ऊपर से पढ़े होंगे, लेकिन लास्ट के मंथ पे इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आराम से एग्जाम को क्रैक करेंगे, अपनी रैंक में बूस्ट भी लाएंगे, ठीक है। तो वैसे इंसान आपको बनना है कि लास्ट के 1 महीने का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, काम पे फोकस करो, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, तो बहुत ज़्यादा दिमाग आपका शांत रहेगा, ठीक है। आखिरी बात बोल के वीडियो को एंड करता हूँ कि मेक श्योर आपको करना है कि आप कंप्यूटर के आगे 1 घंटे के लिए बैठ सको, ठीक है। 1 घंटे देखो बोलने के लिए आसान लगता है, लेकिन स्पेशली विलेज एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको आदत नहीं रहती ये सब चीज़ों की, तो कंप्यूटर चला लो प्रॉपर साइबर कैफ़े में बैठ के, या फिर अगर आपके पास घर में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो साइबर कैफ़े में जाके 1 घंटे माउस वगैरह जो बेसिक है ये सब चलाना सीख लो। इससे भी थोड़ा सा दिमाग शांत रहता है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई अपनी एक्सपीरियंस से। कुछ और अगर आपको चाहिए होगा, कोई डाउट्स होंगे, कोई टिप्स होगा, कोई क्वेरीज चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।